हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू द GC 3.0 बैच एंड हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स पढ़ रहे हैं। बच्चों तुम लोग क्यों डर रहे हो? मेरी बात सुनो। टर्म 1 में पी ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। पी ब्लॉक मैंने कितना पढ़ा दिया? ग्रुप 16 तक हो गया है। 17 18 छोटा सा है, मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। हेलो अल्केन हेलो अरीन ऑर्गेनिक में चल रहा है, ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स नाम का चैप्टर अगर आप लोगों का स्पीड अप चल रहा है कोर्स, तो गाइस बायोमोलिक्यूल्स मैंने प्रीवियस सेशन में जो अपलोड किया था, ऑसम लेक्चर्स हैं। अच्छा, और मैं एक बात बता दूं, अगर आपको ग्रेविटी सर्कल पे सच में मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, सच में अगर आपको मुझ पे बिलीव है, मुझ पर ट्रस्ट है, मैं आपको लगता है कि सर टर्म 1 का सिलेबस तो अच्छा करा ही चुके हैं, वैसे मेरा सिलेबस जेई मेन तक का होता है, तो गाइस पिछले साल की प्लेलिस्ट फॉलो करो, घबराओ मत, इधर उधर मत भटको, है ना। किसी भी चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं है। आप ग्रेविटी सर्कल पर क्यों मैंने पिछले साल इतनी मेहनत करी, मैं क्यों तीसरी बार बैच बना के पढ़ा रहा हूं। पिछले साल के लेक्चर्स भी बहुत सुपर्ब हैं। इस साल मैंने फिर से पढ़ाना इसलिए चालू किया था कि मैं हर साल नया पढ़ाना चाहता हूं, हर साल अपडेट करना चाहता हूं। लेकिन तुम लोगों को पता है कि अप्रैल के बाद में क्या सिचुएशंस मेरे साथ में हुई, एंड फिजिकली मेंटली इमोशनली तोड़ के रख दिया सिचुएशन ने। तब भी मैं पूरा बूस्टअप करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इन रिटर्न आई एक्सपेक्ट थोड़ा सा आपकी तरफ से सपोर्ट। और मैं कोई अनवांटेड सपोर्ट नहीं मांग रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं मांग रहा हूँ भाई। मैंने ऑलरेडी जो लास्ट ईयर जो सिलेबस अपलोड किया था वो जेई मेन तक चीज क्लियर कराता है, नीट तक चीज क्लियर कराता है, तो आप उसको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर तो मैं नया पढ़ा ही रहा हूँ, तो इसको एज अ सॉर्ट ऑफ रिविजन ले लो, इसको ऐसा रिवीजन ले लो। हाँ, मैं ये कह रहा हूं बायोमोलिक्यूल्स आपको प्रीवियस सेशन वीडियो से पढ़ना पड़ेगा। यहां पर मैं पी ब्लॉक, अल्कोहल फिनॉल ईथर और हेलो अल्केन हेलोरिन कंप्लीट करा दूंगा। साथ साथ में मैं आप लोगों के लिए कुछ क्लासेस लूंगा जिसमें मैं आपको एमसीक्यूज वगैरह की भी प्रैक्टिस करा दूंगा। टर्म 1 की एग्जाम के पहले आपकी मैं पूरी प्रिपरेशन करवा दूंगा। एमसीक्यूज वगैरह भी मेरी टीम उस पर रिसर्च कर रही है और आपके लिए अच्छे डीपीपीज बना रही है। हम उसको लाइव क्लास में आके पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आई थिंक वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एंड आज के क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना। मेरे लाडलो, वी आर गोइंग टू स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज, वी आर गोइंग टू स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स। हेलो अल्केन हेलो अरीन की फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट द अल्काइल ALKYL that the alkyl halides are usually colorless। भाई आप लोग जितने भी अल्काइल हैलाइड्स देखते हो दे आर यूजुअली कलरलेस होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बट अगर तुम्हारे अल्काइल हैलाइड में क्लोराइड्स हैं या ब्रोमाइड्स हैं, अगर आपने इनको ओपन एयर में रख दिया तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। So, but chlorides and bromides upon exposure to air develops color। ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये लोग कलर डेवलप कर लेते हैं, बस ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं कि जो तुम्हारे लोअर अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, अब लोअर अल्काइल हैलाइड्स का मतलब जो नीचे पड़े हुए हैं वो नहीं, वो नहीं, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, उनको लोअर अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। तो लोअर अल्काइल हैलाइड्स हैव अ वेरी स्वीट फ्रेग्रेंस, इनकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी और काफी भीनी भीनी सी और काफी स्वीट सी होती है। ये दो पहले देख लो, कोई तकलीफ कोई समस्या। चलिए तीसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, चलिए अब हम लोग इसको डिस्कस करने की ओर चलते हैं। नो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो अगेन यहां पर ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो तुम्हारे लोअर अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जो तुम्हारे लोअर अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, लाइक मैं कुछ एग्जांपल्स भी लिखूंगा। ये तुम्हारा मिथाइल क्लोराइड, भाई मिथाइल क्लोराइड में तुम्हारे पास में एक CH3 होता है, कम कार्बन है।
मास भी कम होगा। तुम्हारा इथाइल क्लोराइड, इसका मास भी कम है। फिर तुम्हारा मिथाइल ब्रोमाइड, ये भी छोटा है। ऐसे बहुत सारे जो लोअर अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, दे आर यूजुअली गैसेस एट रूम टेम्परेचर। दे आर यूजुअली गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये लोग रूम टेम्परेचर पे गैसेस होते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। बट जो हायर अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जो आपके हायर अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, दे आर ईदर लिक्विड, दे आर ईदर लिक्विड और सॉलिड। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आना चाहिए, सर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में ये क्या पेल रहे हो? सुनो, जो चीज इस समय इस रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी लिक्विड है, सॉरी ऑलरेडी गैस है, तो वो लिक्विड कब रही होगी? सर और कम टेम्परेचर पे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, -1 डिग्री, -2 डिग्री पर। सॉलिड कब रही होगी? और कम टेम्परेचर पे। तो ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ही तो हो गया। मतलब एक चीज जो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे गैस है, सोचो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना कम होगा, तो सोचो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना कम होगा। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो लोअर अल्काइल हैलाइड्स हैं, ये रूम टेम्परेचर पे गैस है। अगर ये रूम टेम्परेचर पे गैस है, इसका मतलब इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन जो हायर अल्काइल हैलाइड है वो लिक्विड है, मतलब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। मतलब बॉईल करने के लिए तुमको रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया। और सॉलिड का तो सबसे ज़्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे अल्काइल हैलाइड बड़े होते जाते हैं, हायर अल्काइल हैलाइड्स होते जाते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो इसके पीछे अपन एक रीजन ले लेते हैं। इसके पीछे अपन एक रीजन ले लेते हैं। रीजन ये है, पहले अपन स्टेटमेंट लिख देते हैं, एस द नंबर ऑफ कार्बन, एस द नंबर ऑफ कार्बन increases in the compound, or as the size of, or as the size of halogen atom increases in the compound। ठीक है, तो as the number of carbon increases in the compound, यानी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, या उस हेलोजन का साइज बढ़ रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ द कंपाउंड, द सरफेस एरिया ऑफ द कंपाउंड इंक्रीजेस। उस कंपाउंड का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सर सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? इमेजिन करो तुम एक बस में चल रहे हो, बस में तुम्हारे बैठने के लिए एक ही सीट है, आप उस पर बैठ गए, लेकिन बस वाला बोलता है नहीं, इस सीट पर मैं 3 लोग बैठाऊंगा, थोड़ा एडजस्ट होके बैठो। तो अब तुम उस एक सीट पर 3 लोग बैठ सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है। एक सीट पर 3 लोगों का बैठना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर उस सीट का मैं एरिया बढ़ा दूं, उस सीट का मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूं, तो क्या उस पर 3 लोग बैठ जाओगे? हाँ सर, अब बैठ जाएंगे। ठीक उसी तरह इमेजिन करो कि तुम्हारे पास में एक छोटा सा कंपाउंड है, CH3Cl। ये ऐसा कंपाउंड है, कुछ ऐसा दिख रहा है ये। अब इसका सरफेस एरिया कम है। तो अब एक बात बताओ, अगर इसके जैसे और कंपाउंड्स आ गए, अगर इसके जैसे और कंपाउंड्स आ गए, तो एक कंपाउंड अधिकतर किससे से जुड़ेगा? एक से ही जुड़ पाएगा। मतलब कि अगर मॉलिक्यूल का साइज छोटा है, तो वो उसी के जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाएगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम कंपाउंड्स के साथ बना पाएगा। यानी अगर ये छोटा मॉलिक्यूल है, तो शायद ये 1, 2, 3 और 4 अपने जैसों से बनाए। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा कंपाउंड बहुत बड़ा है, उसमें इतने बड़े कार्बन है, तो अब देखो इसका सरफेस एरिया कितना बड़ा हो गया। तो ये अपने जैसे कितनों के साथ जुड़ जाएगा? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये देखो। तो जब साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो एक मॉलिक्यूल
अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बनाएगा। तो ज्यादा मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे तो या तो वो लिक्विड फॉर्म में होंगे या सॉलिड फॉर्म में होंगे, यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो एज द सरफेस एरिया ऑफ द कंपाउंड इंक्रीजेस, larger will be the intermolecular forces, larger will be the intermolecular forces and more molecules will combine, therefore melting point increases so as बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्या आपको रीजन समझ में आ गया प्यारे बच्चों? क्या आपको रीजन समझ में आ गया? दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास में मिथाइल क्लोराइड है तो मिथाइल क्लोराइड से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इथाइल क्लोराइड का होगा, इथाइल क्लोराइड से ज्यादा प्रोपाइल क्लोराइड का होगा एंड सो ऑन। यानी क्योंकि इसके अंदर यहां से यहां जाने में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। बोलो हाँ, समझ में आ गया मेरे प्यारो? अच्छा, अब मान लो अगर तुम्हारे पास में यहां पर मिथाइल क्लोराइड है तो मिथाइल क्लोराइड से ज्यादा मॉलिक्यूलर मास ब्रोमीन का होगा, क्योंकि फ्लोरीन से बड़ा साइज में क्लोरीन होता है, क्लोरीन से बड़ा साइज में ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन से बड़ा साइज में आयोडीन होता है। तो हेलोजन के साइज कुछ इस प्रकार वेरी करते हैं। इसीलिए अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है लेकिन क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ गया तो इसका बड़ा होगा साइज और इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बड़ा होगा। तो यहां पर X का साइज इंक्रीज कर रहा है, देयरफॉर इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों? पक्की बात? तो चलो इसको नोट करो, फिर मैं इधर का रब करूंगा। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये मैं रब कर देता हूं और इसी चीज को मैं यहां पर एक पॉइंट और कंटिन्यू करूंगा। कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है, अभी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ही चल रहे हैं। हाँ, अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, दैट एस the carbon halogen bond is polar, therefore stronger intermolecular force is observed, therefore your alkyl halides have higher boiling point and melting point as compared to their parent hydrocarbon, सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाओ। देखो, मानो तुम्हारे पास में मीथेन है, यह पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इस मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन ही है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन से बना है। तो इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन के अंदर पोलैरिटी नहीं है, इट इज बेसिकली अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसका लो बॉइलिंग पॉइंट एंड इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? लेकिन जैसे ही आप इसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगा दोगे, अब इस पर पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, अब पोलैरिटी की वजह से क्या होगा? एक CX के सामने जब दूसरा CX आएगा, दूसरे के सामने जब तीसरा CX आएगा, तीसरे के सामने जब चौथा CX आएगा, तो इसके बीच में आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं, सॉरी, डाइपोल फोर्सेस देखने को मिलेंगे। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ेगा, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे को, तीसरा मॉलिक्यूल चौथे को पकड़ेगा। ये देखो, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से आपको इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा।
जो कि मीथेन में नहीं दिख रहा था, क्योंकि मीथेन में क्या था, मीथेन में सारे बॉन्ड CH के थे, और क्योंकि ना तो कार्बन और ना तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हो रही थी। ये अपना सेपरेट घूम रहा है, ये अपना सेपरेट घूम रहा है, इनके बीच में यहाँ पर इस प्रकार की कोई बॉन्डिंग है ही नहीं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए ग्रेट। और आपको और पॉइंट समझाने पड़ेंगे भाई, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव में इतने क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी बनती है सब मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, एक पॉइंट और स्टार बना के लिखेंगे, दैट एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस इन अ कंपाउंड या इन अल्काइल हैलाइड, जब एक अल्काइल हैलाइड में ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाएगी, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस इन द अल्काइल हैलाइड, देयर बॉइलिंग पॉइंट और देयर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, इनके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने लग जाते हैं। कैसे डिक्रीज होने लग जाते हैं देखो मैं बताता हूं भाई। मान लो तुम्हारे पास में ब्यूटाइल क्लोराइड है, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, फिर मान लो ये ऐसा हो गया, CH3 CH2 CH CH3Cl, और फिर ये ऐसा हो गया CH3 C CH3 CH3Cl। अब देखो इसमें भी 4 कार्बन एक क्लोरीन, इसमें भी 4 कार्बन एक क्लोरीन, और इसमें भी 4 कार्बन एक क्लोरीन, लेकिन ये एक लीनियर कंपाउंड है, ये एक लंबी चेन है। इसमें आइसो ग्रुप देखने को मिला, लेकिन इसमें नियो ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे लीस्ट होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मॉडरेट होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्या इसका रीजन हमें बता पाएंगे? हाँ, तो मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। देखो तुम्हारा जो N क्लोरो 4 कार्बन है ब्यूटेन, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइसो 1 2 3 4, आइसो क्लोरो ब्यूटेन, या चलो इसको 1 क्लोरो ब्यूटेन कर लो, IUPAC नॉमेनक्लेचर दे दो, इसको 2 क्लोरो ब्यूटेन कर लो, और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होगा एज कंपेयर टू 2,2 डाइमिथाइल, नहीं इसको नॉमेनक्लेट कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, तो 3 कार्बन की चेन है, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 4 मैंने क्लोरीन दूसरी बार में इधर लगा दिया, तो क्या मैंने सही किया? नहीं, मेरे को एक काम करना पड़ेगा, मुझे क्लोरीन यहां करना पड़ेगा एंड CH3 मुझे यहां लगाना पड़ेगा। तो अब इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 नहीं 2 क्लोरो ही रहेगा। हाँ ठीक है, मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई चेंज ही नहीं हुआ। हाँ ठीक है, 2 क्लोरो 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूटेन। ठीक है, अब यहां पर आप देखो ये लीनियर चेन है भाई, लीनियर चेन है तो सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा, लीनियर चेन है तो सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा, सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होंगे वो भी मैक्सिमम होंगे, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होगा। लेकिन यहां देखो ये गोल मटोल हो गया, ये लंबी चेन थी, लंबी सीट पर बैठोगे तो मजा आएगा ना भाई, तुम बस में ट्रैवल कर रहे हो और एक लंबी सीट मिल गई तो इस पर ज्यादा लोग बैठ जाएंगे। अगर गोल सीट मिल गई तो गोल सीट पे कैसे बैठोगे, अगर यहां बैठ गए तो यहां दूसरा बैठ जाएगा, तीसरा यहां बैठ जाएगा, चौथा कहां बैठेगा। लेकिन अगर लंबी सीट है तो यहां पर आराम से तुम लोग 4 लोग बैठ सकते हो। तो यहां पर ब्रांचिंग होने की वजह से एक्चुअली सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया,
इसकी वजह से तुम्हारे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो गए, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो गया। ये तुम्हारा इसका रीजन है। बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लो, नोट कर लो। डन डन प्यारे बच्चों, नोट कर लिया? पक्की बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर किसी भी तरीके की? पक्का? चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, सो दैट वी कैन मूव। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। चलो, अब सर मेल्टिंग पॉइंट खत्म हुआ? नहीं, अभी थोड़ा सा और बचा है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे लाडले दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अब अपन थोड़ा एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास में एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां है, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां है, और एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां है। देखो कहने को तो ये जो तुम्हारे पास में कंपाउंड्स हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई खास फर्क नहीं है। इसका कुछ 453 है, इसका कुछ 433 कुछ है, इसका 448 और इसका 446 है। तो देखो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं क्या? 453, 446, 448, 446, 448, 446, और मैं इसका सही लिख रहा था यार, 453। तो देखो इनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई खास फर्क नहीं है, इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है। तो यहां पर आप लिखेंगे यूजुअली एरोमेटिक अराइल हैलाइड्स, aromatic aryl halides have almost similar melting and boiling point। लेकिन एक फैक्टर मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक फैक्टर आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यूजुअली ऐसा माना जाता है पैरा वाले का मैक्सिमम होता है, यूजुअली ऐसा माना जाता है, बट यूजुअली अब यहां पर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इन फ्यूचर ध्यान रखना, यूजुअली पैरा कंपाउंड्स है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, देन मेटा, एंड सबसे कम वाले का ऑर्थो। अब सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर आप देखो दो अपोजिट साइड्स पर ग्रुप होने की वजह से एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, तो यहां पर लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो यहां पर लीस्ट हिंड्रेंस होने की वजह से ये कंपाउंड स्टेबल है, ये कंपाउंड स्टेबल है, फिर ये नीचे वाले कंपाउंड के साथ, ये ऊपर वाले कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, इसीलिए ऐसा देखा जाता है, यूजुअली ये माना जाता है, बट नॉट ऑलवेज। इसलिए ये केस को मैं कभी कंसीडर नहीं करूंगा, ये केस को कभी मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, इसलिए आप लोग नोट कर लो, ठीक है? क्योंकि वो लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टेबल होता है और सिमेट्रिकल होता है। लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड सिमेट्रिकल, ठीक है? नोट करो ताकि मैं आगे चढ़ सकूं, फटाफट नोट करो। चलो फटाफट, बढ़े आगे। चलिए, तो गाइस फाइनली मेल्टिंग पॉइंट वाला पार्ट यहां पर खत्म होता है। देखो टर्म 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसीलिए चीजों को इन डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ाना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर ये नॉर्मल टर्म 1 नहीं होती और अगर नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स होती, वंस इन अ टाइम होती, तो मैं शायद इस पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करता, बट ठीक है करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी इज द डेंसिटी। अगली प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों डेंसिटी। अब डेंसिटी के बारे में क्या बोलूं मैं? मास अपॉन वॉल्यूम। तो सोचो क्या होगा भाई, जैसे जैसे तुम्हारा हेलोजन का साइज बढ़ता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा, मास तो बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम उससे कंपैरिजन में इतना नहीं बढ़ेगा, तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो बस एस द साइज ऑफ हेलोजन increases,
mass also increases and ultimately density also increases, क्योंकि डेंसिटी ऑलवेज डिपेंड अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ पाता जितना मास बढ़ जाता है, इसीलिए डेंसिटी यूजुअली बढ़ती है। देख लो, इसमें कोई डाउट आ रहा हो तो देख लो। ठीक है सर, एक पॉइंट और बताओ, हेलोजन की जगह पे अगर कार्बन का नंबर बढ़ जाए तो हेलोजन सेम रहे, मिथाइल की जगह इथाइल आ जाए तो भाई सीधा सा पॉइंट है, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। यहां पर भी वही लिखो ना, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस द डेंसिटी इंक्रीजेस। द डेंसिटी इंक्रीजेस बिकॉज मास इंक्रीजेस। मास इतना बढ़ जाता है कि वॉल्यूम के कंपैरिजन में, वॉल्यूम तो बढ़ता ही है भाई, साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, तो वॉल्यूम जितना बढ़ेगा ना उससे ज्यादा मास बढ़ जाता है, इसलिए। चलो हो गया, नोट कर लिया। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सॉल्युबिलिटी। बच्चा अंधी चुंदी में दनाज से जवाब दे देता है, अरे सर क्या बात कर रहे, पोलर मॉलिक्यूल है, लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल लगा देते हैं, मतलब अल्काइल हैलाइड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। बट यहां पर आपको लिखना पड़ेगा स्टार बनाकर, दैट यूजुअली अल्काइल हैलाइड्स आर नॉट मच वाटर soluble, they are not much water soluble। इसका रीजन क्या बताओगे सर? देखो मेरी बात समझना, तुम्हारा कंपाउंड है आर एक्स आर एक्स आर एक्स आर एक्स, मैंने इस आर एक्स को वाटर में मिला दिया, मैंने इस आर एक्स को क्या करा, वाटर में मिला दिया। अब देखो वाटर कैसा बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ये मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ये मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, वाटर में आप देखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखो ये। ठीक है, अब जब आर एक्स पानी में जाएगा, जब आर एक्स पानी में जाएगा तो आर एक्स के बीच में भी कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे भाई। यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये क्या है, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, बट ये कौन से वाले दिखाई देते हैं आपको, डाइपोल डाइपोल। और आप लोग सब जानते हो डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थोड़े कमजोर होते हैं। इनफैक्ट अल्काइल हैलाइड्स में, इनफैक्ट अल्काइल हैलाइड्स में these intermolecular forces are very weak, these intermolecular forces are very weak, बहुत कमजोर होते हैं। तो जैसे ही अल्काइल हैलाइड पानी में गया, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटे, इनके टूटने से कुछ इंथैल्पी यानी एनर्जी निकली होगी, इनके टूटने से कुछ एनर्जी निकली कि नहीं निकली एनर्जी। अब ये एनर्जी हम इस्तेमाल करेंगे इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ आर एक्स interaction is very less, hence it cannot overcome the intermolecular hydrogen bonding, it cannot overcome the intermolecular hydrogen bonding, यानी ये जो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको ये तोड़ नहीं पाती। अब अगर नहीं तोड़ पाएगी तो सॉल्यूबल कैसे होगा, हेंस दे रिमेन्स
पार्शियली और लेस सॉल्यूबल इन वाटर। एक्चुअली क्या होना चाहिए था, आर एक्स के बीच का जो इंटरेक्शन टूटा, ये इंटरेक्शन टूटा, इससे एनर्जी निकली, एनर्जी ने वाटर का इंटरेक्शन तोड़ दिया। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल इस आर एक्स से जुड़ जाता, ऐसा H2O, फिर यहाँ पे लग जाता R, यहाँ पर लग जाता X, फिर आ जाता H2O, फिर ये H इससे जुड़ जाता, फिर यहाँ पर आ जाता R, यहाँ पर आ जाता X, तो H2O हो जाता। लेकिन ये बन ही नहीं पा रहा है क्योंकि ये बॉन्ड को, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को, इसकी एनर्जी इतनी है ही नहीं कि तोड़ पाए, इस वजह से ये इतने सॉल्यूबल नहीं हो पाते। बस इतनी बात ध्यान रखना, बाकी का तुम्हारा सारा काम हो गया। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट खत्म होता है। अगला लेक्चर तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टी पे शुरू हो जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिस पर SN1 SN2 मैकेनिज्म पर मैक्सिमम सवाल आते हैं, और वो मैक्सिमम सवाल वाले पार्ट को कंप्लीट करने के बाद बस फिर कुछ खास बचा नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, मतलब मान के चलो हार्डली मेरे को एक लेक्चर मैकेनिज्म समझाने में, दूसरा लेक्चर बाकी की रिएक्शन समझाने में, और मतलब मैक्स टू मैक्स मैं 5 लेक्चर और लगाऊंगा, 5 लेक्चर में खत्म। मतलब आप मान के चलो हफ्ते भर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आर यू अ क्लास 9th और 10th स्टूडेंट? क्या आप सच में IIT नीट या ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? अगर हाँ तो गाइस अनअकैडमी पर आ चुका है एक बहुत शानदार टेस्ट जिसे बोला जाता है अनअकैडमी कॉम्बैट। 3 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे ये होने वाला है। आज ही रजिस्टर कराएं, रजिस्ट्रेशन गाइस फ्री है। आप लोगों का ये टेस्ट विल बी अ बिगेस्ट स्कॉलरशिप एवर फॉर द क्लास 9th and 10th स्टूडेंट, जो कि आज से ही अपना फाउंडेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के लिए। गाइस स्कॉलरशिप पूल आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए तक का है। जिन बच्चों के पास में एंड्रॉइड ऐप अनअकैडमी का है उन्हीं लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। 3 अक्टूबर को होने वाला है गाइस। आपको जब इस कोर्स के लिए आप एनरोल करेंगे, आप कोड यूज करेंगे MPYT, द कोड विल बी MPYT। इस कोर्स में जो 1st to 3rd रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें 1 ईयर का अनअकैडमी फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4th to 10th रैंक वालों का 75% सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मतलब फीस पर 75% ऑफ मिलेगा। 11 to 50 रैंक वालों को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, और 51 से 100 रैंक वाले स्टूडेंट को 25% तक का ऑफ मिलेगा। गाइस 60 मिनट्स का टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे, साइंस एंड मैथमेटिक्स के 2 सेक्शंस होंगे, 30 क्वेश्चंस ईच। एंड उसके बाद में आप लोगों को आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जहां जहां आपने गलतियां करी है वो सब के बारे में आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। हमारी टॉप मोस्ट एजुकेटर की टीम्स आप लोगों को इसके सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी। बस आपको कोड यूज करना है MPYT। आप लोगों को इस कॉम्बैट का पूरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस देर किस बात की, ग्रैब द ऑफर नाउ। ये लिमिटेड टर्म के लिए है। आप जिस भी 9th 10th के स्टूडेंट को जानते हो फटाफट से इसके बारे में उन्हें बता दीजिए। सो गाइस लेट्स क्रैक इट। फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर चालू कर लेंगे, मतलब अक्टूबर एंड आते आते आपका मैं पूरा टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। इतना भरोसा रखो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे लाडलो।